नमस्कार साथियों, शिक्षा यस इंस्टीट्यूट में मैं वेद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हिंदी सब्जेक्ट की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है जो अभी विगत आगे के एग्ज़ामों में जो आपके बहुत कारगर साबित होगी। जैसे हॉस्टल वार्डन है या अतिरिक्त कोई भी एग्ज़ाम है, तो ये 50 प्रश्नों का संग्रह है, एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक है, पहला है अनुनासिक व्यंजन है। तो देखिए, अनुनासिक व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन के पांचवें वर्ण को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, स्पर्श व्यंजन सभी में है, कॉमन है। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन का जो पांचवा वर्ण है इसमें आता है अंगा, इया, अड़ा, न और म। इन्हीं पांचों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और इसके स्थान पर या तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ल किस प्रकार का व्यंजन है? पहला है कंठ, दूसरा है पार्श्विक, तीसरा है प्रकंपित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पार्श्विक वर्ण। ठीक है, जब ल का उच्चारण किया जाता है तो जीभ का अगला हिस्सा ऊपरी दांत को स्पर्श करता है और जीभ के पार्श्व भागों से इस वर्ण का उच्चारण होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। अगला है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है क्या? विशेष्य। जैसे राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा क्या है? विशेषण है, और लड़का क्या है दोस्तों? विशेष्य है। इसी शब्द की विशेषता बताई जा रही है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तो देखिए, कर्ण तत्सम है, पहचान है, ऊपर में र की मात्रा और ण, इसका तद्भव होता है कान। आज्ञा भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है आन। गोसाई भी तत्सम है, इसका होता है गोस्वामी। और एक है आपका योगी, यही आंसर है, ये तद्भव शब्द है। जोगी, ठीक है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है योगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? जो जिन शब्दों की उत्पत्ति इसी देश से हुई उसे क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, या जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, यह भी व्यापम में आता है कि किन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तो देशज शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। तो यहाँ पर देखिए, एक बार व्यापम में पूछा जा चुका है। जूता क्या है आपका? देशज शब्द है। गोबर क्या है दोस्तों? देशज शब्द है। कबड्डी क्या है दोस्तों? देशज शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, कटोरा, लोटा, पगड़ी, पेट, झोला, खटर पटर, खड़खड़, भड़भड़, ठीक, खटखटाना, उठपटांग, ठीक, कबड्डी, खिचड़ी, खिड़की, गोबर, ठीक है, जूता, मलाई, ठीक है, ये सब ऐसे शब्द हैं, ये सभी क्या हैं आपका दोस्तों? देशज शब्द हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न हो गए, आगे देखते हैं। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द को कहा जाता है प्रतिशब्द। यह भी व्यापम में पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, पर्यायवाची शब्द को ही क्या कहा जाता है? प्रतिशब्द कहा जाता है। ठीक, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो खुशबू में उपसर्ग जो शुरू में जुड़ते हैं, कौन सा उपसर्ग है? खुश। खुश मतलब होता है अच्छा, और बू मतलब होता है सुगंध। अच्छी सुगंध को ही क्या कहा जाता है? खुशबू कहा जाता है। अगला है साल दर साल में, साल दर साल किस समास का उदाहरण है? तो देखिए, जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, तब किस प्रकार का समास होता है? वहाँ पर अव्ययी भाव समास। जैसे साल दर साल, जैसे जूतम जूत, ठीक है, जैसे दिनों दिन, जैसे रातों रात, जैसे बारंबार, जैसे मन माना, जैसे साफ साफ, जैसे जल्दी जल्दी, जैसे गली गली। ये सब ऐसे शब्द हैं जो इसमें शब्दों की क्या हुई है? पुनरावृत्ति हुई है। और पुनरावृत्ति वाले शब्द किसके उदाहरण रहते हैं? अव्ययी भाव समास के। समास में सबसे इम्पॉर्टेंट यही समास है, कौन सा? अव्ययी भाव समास। अगला है देखिए, अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है।
तो जिनका निवारण नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं अनिवार्य। ठीक है दोस्तों, आ चुका प्रश्न है, याद रखिएगा। माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर बुलाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? बच्चे पर पड़ेगा। और बच्चा क्या है यहाँ पर? यही कर्म है, कर्म को ही कहा जाता है ऑब्जेक्ट। और कर्म प्रधान वाक्य ही क्या होते हैं? कर्म कारक के होते हैं। कर्म कारक में किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? को का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 10 तक हो गए। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आगे 11वां, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण दोस्तों, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। और तीसरा है परिमाणवाचक। तो संख्यावाचक के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जब किसी विशेषण की विशेषता किससे संबंधित हो? संख्या से संबंधित हो, तब उसे ही क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है देखिए, कौन से वर्ग में एक मात्रिक स्वर है? ठीक है, तो एक मात्रिक स्वर जो है अ, ई, उ और री है, एक मात्रिक कहते हैं। इसे ही मूल स्वर कहते हैं, इसे ही मौलिक स्वर कहते हैं। ये भी एडीओ में एक बार पूछा जा चुका प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूल स्वर है या मौलिक स्वर है? तो 4 याद रखिएगा, एक मात्रिक हैं और 7 क्या हैं? द्विमात्रिक हैं। ठीक है दोस्तों, यह संधि स्वर कहा जाता है। अगला है उपानह शब्द का अर्थ होता है, व्यापम में पूछा जा चुका प्रश्न है। उपानह मतलब होता है पादुका या जूता, पादुका या जूता, इसी को उपानह कहा जाता है। अगला है दोस्तों तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए तत्सम कहने का मतलब किसी भाषा का जो मूल शब्द होता है उसे ही क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और जब विकृत होता है तो उसे कहते हैं तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव, याद रखिएगा। ठीक है, तो तत्सम कहने का मतलब किसी भी भाषा का मूल शब्द। अगला देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग और प्रत्यय ये 2 शब्दांश होते हैं। शब्दांश कहने का मतलब वे शब्द, ठीक है, जो वे अंश जो शब्दों के शुरू या अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे ही शब्दांश कहा जाता है। जब शुरू में जुड़ता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और जब लास्ट में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर शब्दों के आगे जुड़ने वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगला है निम्न में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। तो हरकत मतलब क्या होता है जी? चेष्टा होता है। और हरकत मतलब क्या होता है? गति होता है। तो इसका आंसर होगा डी, गति और चेष्टा। अगला है प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना हुआ है? तो प्रत्यय जो है 2 शब्द से बना है, प्रतिधन अय। प्रतिधन अय बराबर क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो शब्दों के लास्ट में जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास जहाँ पर दोनों पद क्या होते हैं? ऐसा समास जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे माता पिता, ऋषि मुनि, ठीक है, भाई बहन। और इस द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। ठीक है, तो द्वंद्व समास के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अगला है संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा दोस्तों याद रखिएगा एक विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये ऐसे शब्द हैं जो परिवर्तनशील होते हैं। और किस आधार पर परिवर्तनशील होते हैं? लिंग, वचन, पुरुष और काल के आधार पर। ठीक है,
तो संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? अपनों से क्या छिपाना, भगवान मुझे अपना ले, मैं आप ही चला आया और उपरोक्त सभी। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, जैसे यहाँ पर अपनों से क्या छिपाना, ये अपना जो शब्द है ये खुद के लिए किया है। भगवान मुझे अपना ले, यहाँ पर इसके लिए, मुझे के लिए किया है। मैं आप ही चलाया, ये आप जो है मैं के लिए प्रयोग किया गया है। तो आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। यह भी जो है व्यापम में पूछा गया क्या था? प्रश्न था, याद रखिए। ठीक, अगला है दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्रिया अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए, जब, ठीक है, किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से कोई क्रियापद बनता है तब उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। और यहाँ पर दुख से ही बना है, दुख से ही बना है क्या? दुखी होना। और सुख दुख ये सब क्या है? व्यक्ति के इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, भाववाचक संज्ञा है। तो मैंने बताया नाम धातु किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले क्रियापद को ही क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो ये दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? नाम धातु का। इस प्रकार से 1 से लेकर 22 तक के प्रश्नों का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है जीवन में वाक्य का महत्व क्या है? अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकल्प लग रहा है, गलत है। अगला है अन्य से अपने आप को अलग करने के लिए, ये उतना तर्कसंगत नहीं है। अन्य से अपने आप को अलग करने के लिए हम थोड़ा सा मुहावरा, लोकोक्ति वगैरह का प्रयोग करते हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वाक्य का। ये भी व्यापम में पूछा जा चुका क्या है? आपका प्रश्न है। अगला है जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? ठीक है, तो देखिए, जब पानी बरसता है ये उपवाक्य है। ये क्या है? उपवाक्य है। और किस प्रकार का उपवाक्य है कहेंगे तो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसकी पहचान क्या है? इसमें जब, ज्यों, इस प्रकार का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य कहने का मतलब एक आश्रित वाक्य रहेगा और एक प्रधान वाक्य रहेगा। तो वह महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना, ये निगेटिव सेंटेंस है, उतना नहीं लग रहा है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना, जिसका इस प्रकार का प्रयोग जब किया जाता है तो वह किस प्रकार का वाक्य रहता है? मिश्र वाक्य रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर होगा क्या? बी। ठीक है, चलिए, तो ये 25 तक हो गए। अगला देखिए 26, रोमन किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए, रोमन जो है ये अंग्रेजी की क्या है? लिपि है। ठीक है, हिंदी की लिपि जैसे देवनागरी है, पंजाबी की जैसे गुरुमुखी है, वैसे ही अंग्रेजी की क्या है? आपका रोमन लिपि है। अगला है शुद्ध वाक्य है परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। देखिए, परीक्षा स्त्रीलिंग का शब्द है तो यहाँ पर क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंग की है, तो ये शुद्ध वाक्य है पहला। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये भी क्या है? आपका सही है। वह आता बशर्ते तुम जाओ, ये भी सही है। तो आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। अगला है संधि व समास में समानता है। तो संधि कहें या समास कहें,
दोनों में शब्दों की क्या होती है, संक्षिप्ति होती है। ठीक है, तो आंसर होगा क्या, बी। अगला देखिए 29, वकील किस प्रकार का शब्द है? तो वकील तो याद रखिएगा विदेशज शब्द है, और विदेशज में कौन सा है आपका, अरबी शब्द है। ये भी जो है व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है मूलतः सर्वनाम शब्दों की संख्या है। तो मूलतः सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, 11 है। इसमें आता है मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो और शो। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ही क्या है, मेन मुख्य रूप से सर्वनाम शब्द हैं। अब इन्हीं को और मॉडिफाई करके और बहुत सारे सर्वनाम शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 11 ही है, याद रखिएगा। 30 प्रश्न हो गए। अगला है देखिए 31, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं कहेंगे तो आपका 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर 8 हैं। ठीक है, रचना के आधार पर कहेंगे तो 3 प्रकार है, साधारण वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं। ठीक है, अगला है वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए पदक्रम में पहले आता है आपका कर्ता, कर्ता के बाद में कर्म और उसके बाद आता है क्रिया। ठीक है, तो पहले कर्म फिर क्रिया फिर कर्ता गलत है, पहले कर्म ये भी गलत है, पहले क्रिया ये भी गलत है। तो आंसर होगा क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है शुद्ध वाक्य है दही। दही जो है पुल्लिंग शब्द है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती है कुछ को छोड़कर। उसी में दही है, पानी है, ठीक है, मही है, ठीक है, ये सभी क्या हैं आपका, घी है, पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग में क्या आता है आपका, तो आएगा स्याही और आएगा आपका शराब और आएगा चाय और आएगा कॉफ़ी और आएगा छाछ और आएगा चटनी। ये सब ऐसे शब्द हैं जो क्या हैं आपके स्त्रीलिंग हैं। ये क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। बाकी सब क्या है आपका, पुल्लिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पानी बहता है। ठीक है, दही खट्टा था, दूध फट गया। ओके, अगला द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा होता है। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती है, एक वचन में होती है। जैसे पानी, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी का बहुवचन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पानी ही रहेगा। एक वचन और बहुवचन एक समान होगा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, एक वचन में होती हैं। अगला है नौ नगद ना तेरा उधार। ठीक है, ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ है किसी का भी, ठीक है, उधार न होना। नौ नगद न तेरा उधार, किसी का भी उधार न होना। अगला है महान का भाववाचक संज्ञा होगा। तो महान का भाववाचक संज्ञा महिमा भी होता है और महानता भी होता है। तो आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला 37, इनमें से कौन सा कामदेव का प्रतिशब्द नहीं है, नहीं है वाला है। तो पहले है वाला को देखिए, मदन है, अतनु भी कहते हैं, मनमद भी कहते हैं, मीन केतु कहते हैं, मकर ध्वज कहते हैं, मार कहते हैं। ठीक है, काम कहते हैं, कामदेव कहते हैं, रतिपति कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं आपके, ठीक है, कामदेव के पर्यायवाची। मदनारी नहीं है, मदन धन अरी, मदन धन अरी बराबर मदनारी, ये जो है भगवान शिव का पर्यायवाची है। अरि मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, मदन का, मदन मतलब कामदेव का दुश्मन है, जो कौन, शिव, याद रखिएगा। एक कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधनवा, पुष्पधनवा,
ठीक है, ये भी है, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए मित्र, मित्र से बना है मित्रता, ये तो है। पशु से बना है पशुता। अध्यापक, अध्यापक से बना है अध्यापन। नर, देखिए नर तो जातिवाचक है, लेकिन नर का भाववाचक होता है नरता, नरता नहीं होता। तो आंसर होगा क्या, सी, याद रखिएगा। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। तो ये 38 तक हो गए। आगे देखिए, ध्वनि शब्द के अनुकरण से बनने वाले क्रियापद को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्वनि शब्द के अनुकरण से बनने वाले शब्द को अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे ध्वनि शब्द है खटखट, खटखट से बना है खटखटाना। झनझन से बना है झंझनाना। ठीक है, खड़खड़ से बना है खड़खड़ाना, खटखटाना। ठीक है, तो ये सब क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन का होता है। तो देखिए साधु का बहुवचन साधु ही होता है। नेत्र बहुवचन का ही शब्द है। समाचार, आज के समाचार कहते हैं, ये भी जो है बहुवचन है। तो आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी। अगला है मुहावरा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला जो है मुहावरा एक फारसी शब्द है। दूसरा जो है आपका मुहावरा संपूर्ण वाक्य होता है। तीसरा मुहावरा विचार को प्रभावी बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए मुहावरा जो है एक तो फारसी नहीं अरबी शब्द है। ठीक है, और मुहावरा संपूर्ण वाक्य नहीं होता, ये मुहावरा जो है वाक्यांश होता है। क्या होता है, वाक्यांश होता है। मुहावरा विचार को प्रभावी बनाने के लिए नहीं किया जाता प्रयोग। ठीक है, मुहावरा का प्रयोग जनरली जो है सामान्य अर्थ से हटकर जब अर्थ देना रहता है, जैसे लोहा लेना वगैरह, उस अर्थ में किया जाता है। तो सभी क्या है, आंसर गलत है। तो आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा सारंग का अर्थ है। अनेक आर्थिक शब्द, देखिए सारंग का अर्थ भौरा भी होता है, अली मतलब भी भौरा होता है। कोयल, ये भी सारंग का अर्थ है। मयूर, ये भी सारंग करता है। तो आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी। अगला है निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। ये नहीं वाला है। देखिए तो समय सूचक शब्द क्या होता है आपका, पुल्लिंग होता है। जैसे मिनट और घंटा, ये पुल्लिंग शब्द है। समाज, समाज, ठीक है, ये भी क्या है आपका, पुल्लिंग है। गोत्र भी क्या है, पुल्लिंग है। संसद, ये क्या है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट 44, निम्न में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो निपात का प्रयोग तब किया जाता है जब, ठीक है, किसी शब्द में ज़्यादा जोर देना होता है। जैसे मोहन अभी तक नहीं आया, मोहन अभी नहीं आया, और यहाँ पर लगा है क्या, तक। तो निपात में तक, भर, तो, ही, भी, मात्र, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तक है, यहाँ भी क्या है, तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं। राम ही लिख रहा था। आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत को देखना है। तो देखिए एक तरफ पुल्लिंग है, एक तरफ क्या है, स्त्रीलिंग है। गुरु का होता है गुरु आइन, वाइन नहीं होता। दुबे का होता है दुबाइन, छोटा ही होता है। ठाकुर का होता है ठकुराइन, ठाकुराइन नहीं होता। ठीक है, तो आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद अशुद्ध है। देखिए अनुधन इक्षण बराबर अनुवीक्षण, ऊ का ई से मिला तो वह बनता है, बड़ी मात्रा, यह तो सही है। उत्धन श्वास, त का मेल जब स से होता है तो च छ में बदल जाता है, यह भी सही है, व्यंजन संधि। निर्धन आधार, ठीक है, तो र का मेल यहाँ से नहीं होता, इसका होगा निह,
धन आधार, निधन आधार। तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाता है? र में, और यही र इसके साथ जुड़कर क्या हो जाएगा? निराधार। तो आंसर होगा क्या? सी। मना धन कामना, ये क्या होता है आपका? मना कामना। विसर्ग का मेल क से होता है तो विसर्ग अपरिवर्तित होता है। ठीक, आंसर होगा सी। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? देखिए, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, जिज्ञासा। जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। मोक्ष की इच्छा, ये भी सही है, मुमूर्षा। मरने की मुमुक्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा। तैरने की इच्छा तितिर्षा। तो आंसर होगा क्या? ए। असत्य को पहचानना था। अगला है निम्न में से कौन सा विलोमार्थ युग्म असंगत है? असंगत को देखना है। तो एकाधिकार का अनेकाधिकार नहीं होता, एकाधिकार का होता है सर्वाधिकार, सर्वाधिकार। अंधकार, अंधकार का होता है प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ठीक है, तो सभी क्या है? असंगत है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव देखना है। देखिए, वंश तत्सम शब्द है, वंश का होता है बांस। इच्छु तत्सम शब्द है, इच्छु का होता है ईख। स्वप्न तत्सम शब्द है, इसका होता है सपना। और एक है जंगला, ये आंसर है। ये जो है वातायन, वातायन, वातायन तत्सम शब्द है, इसी का होता है तद्भव जंगला। अगला है संज्ञा शब्दों, जब संज्ञा शब्दों के साथ विभक्तियों का अलग से प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं विश्लिष्ट। क्या कहते हैं? विश्लिष्ट। ठीक है, जब सर्वनाम के साथ होगा तब उसे कहेंगे संश्लिष्ट। जैसे राम का, राम का लड़का, ये विश्लिष्ट है। और ये संश्लिष्ट में होगा मेरा लड़का, सर्वनाम शब्द के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 50 प्रश्नों का संग्रह था। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। तो व्यापम में जो प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे वो आसानी से आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।